नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं देश हित। आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर करके 5 अपराधियों को लंगड़ा बना दिया। यूपी पुलिस लगातार अपराधियों को व्हीलचेयर पर शिफ्ट कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी अपनी पुलिस की इस कामयाबी की चर्चा हरियाणा में कर रहे हैं। पर इसी बीच एक भाईजान ने उत्तर प्रदेश के 3 पुलिसकर्मियों को चाकू मार दिया। बुलडोजर एक्शन के बावजूद भाईजान की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस की बुलेट, पुलिसकर्मियों पर चाकू और पुलिस का गुड मॉर्निंग कहने का तरीका पूरे देश में चर्चा की वजह बन गया है। सबसे पहले यूपी में नए नए अपाहिज बने 5 अपराधियों का हाल जानिए। गाजियाबाद के कौशाम्बी में पुलिस ने केतन नाम के बदमाश का एनकाउंटर किया। पुलिस की फायरिंग में केतन के पैर में गोली लगी। इस पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में इसने कौशाम्बी में एक महिला की चेन लूटी थी। मुठभेड़ के बाद केतन का साथी भागने में कामयाब हो गया और पुलिस को इस लंगड़े अपराधी के पास अवैध हथियार और लूट के पैसे मिले हैं। रोटरी गोल चक्कर की तरफ से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध युवक आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रुकने का इशारा किया गया तो वो रुके नहीं, उल्टा 2/3 की पुलिया वैशाली की तरफ कच्चे मार्ग की तरफ उन्होंने अपनी गाड़ी को भगाया। मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया। गाजियाबाद की तरह ही बरेली में भी पुलिस ने 3 बदमाश गिरफ्तार किए। इन अपराधियों के नाम हैं संजय यादव, राहुल यादव और उस्मान, और योगी फोर्स ने इन तीनों के भी पैर में गोली मारी है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने इन तीनों बदमाशों को अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया। इन तीनों की अलग अलग मामलों में पुलिस को तलाश थी। आरोप है कि उस्मान ने एक रिटायर्ड फौजी पर हमला करके उसको घायल कर दिया था और उस्मान के साथ मौजूद बाकी दोनों अपराधियों पर भी कई मामले दर्ज हैं। गाजियाबाद के बाद गाजीपुर में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने उड़ा दिया। 2 पुलिस वालों का सहारा लेकर चल रहे इस बदमाश का नाम है रवि कुमार। गाजीपुर में पिछले महीने 2 आरपीएफ जवानों की हत्या के मामले में इनकी तलाश हो रही थी और गाजीपुर में इस बदमाश के दिखते ही पुलिस ने इसको व्हीलचेयर पर बिठाने का इंतजाम कर दिया। पुलिस टीम को देख करके भागने लगा। जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो और तेज भागने लगा और खुद दूर जाकर के एक पेड़ की आड़ में होकर के पुलिस पार्टी पर जान मारने की नीयत से फायर करने लगा। इस पर आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिससे इसके बाएं पैर में गोली लगी। आरपीएफ के जवानों की बाड़मेर एक्सप्रेस से फेंक करके हत्या हुई थी। उस हत्या में वांछित था और 50,000 रुपए का इनामिया था। एनकाउंटर की इन खबरों के बाद सीएम योगी ने भी अपने पुलिसकर्मियों को शाबाशी दी। हरियाणा की एक रैली में योगी ने यूपी पुलिस का हैरान करने वाला रिकॉर्ड बताया। दंगाई या तो यूपी छोड़ चुके हैं या राम नाम सत्य है की यात्रा में निकल चुके हैं। आज यूपी पे दंगा नहीं होता, कोई बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाता है। एक तरफ यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर योगी बयान दे रहे थे और उससे पहले यूपी के ही सहारनपुर में पुलिस कर्मियों पर हमला हो गया। सहारनपुर में बदमाश को पकड़ने की कोशिश में घायल हुए पुलिसकर्मियों की वर्दी खून से लथपथ है, इसलिए इन तस्वीरों को हमने ब्लैक एंड व्हाइट किया है। फायरिंग की खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम सहारनपुर के कैलाशपुर इलाके में पहुंची और यहां आरोपी जुहैब और सहरूर ने एक कांस्टेबल पर हमला कर दिया। सहरूर ने एक सिपाही के चेहरे पर धारदार चाकू से अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। हम अपने घर के आगे खड़े, वो 3 लड़के थे जो एक्टिवा पे आए, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट करी, 4-5 बार करी और हम 3-4 जने खड़े थे और उन्होंने फायरिंग करी मेरे जी। उसके बाद में जब पुलिस आ गई फिर उन्होंने पकड़ने आई होगी, फिर उन्होंने पुलिस वाले पे चाकू मारा है। जुएफ इसका नाम, जुएफ। पुलिस टीम जो इसमें मेन अभियुक्त हमारा जोएब है, उसके घर में जब पहुंचती है तो उसके परिवारजनों से जो सहरोज है ये धक्का मुक्की करता है पुलिस वालों के साथ और रेजिस्टेंस में एक चाकू हमारे एक सिपाही हैं उनके लगता है, उनके आंखों के पास लगता है। थोड़ा वहाँ पे आंखों के पास लगने से उनकी नस पे चोट लगी है, जिससे थोड़ा ब्लड लॉस हुआ है। अभी वो खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। यहाँ साथ ही सिपाही के घायल होते ही दारोगा और दूसरे सिपाही ने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि सहरूर ने हमला करके इन दोनों को भी चोट पहुंचाई है।
जैसे मैंने बताया, मेजर जो चोट लगी है वो इन्हीं के लगी हुई है, सिपाही के। बाकी एक सब इंस्पेक्टर और एक और सिपाही हैं जिनके हाथ में छोटी बहुत मामूली चोट आई है। ये जो जोएब का नाम आया है, ये इसका एक आपराधिक इतिहास है। पहले भी इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और कुछ समय पहले भी, आज से 7 से 8 महीने पहले भी इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये फायरिंग करते हुए दिख रहा था। पुलिस टीम पर हमला करने वाला आरोपी सहरूर गिरफ्तार हो चुका है और दूसरे आरोपी जोहेब की तलाश में पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आज नहीं तो कल आरोपी जोहेब भी यूपी पुलिस के शिकंजे में होगा। इस बीच यूपी के एक और जिले में अपराधियों के खिलाफ नया ऑपरेशन लॉन्च हुआ। उन्नाव की पुलिस हिस्ट्री शीटर अपराधियों को गुड मॉर्निंग कह रही है। असल में जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड होता है उनके दरवाजे पर सुबह सुबह यूपी पुलिस पहुंच जाती है। करीब 50 क्रिमिनल की लिस्ट तैयार हुई है और हर दिन ऐसे संदिग्ध अपराधियों का वेरिफिकेशन हो रहा है। कराया गया। सातों टीमों को लगभग 35 हिस्ट्री सीटर की संख्या दी गई और एक टीम को 5 हिस्ट्री सीटर अलॉट किया गया और उसके बाद सभी ने जाकर के सभी के घरों पे सत्यापन किया, डोजियर भरा। जो इसमें एक्टिव हिस्ट्री सीटर्स हैं उनको थाने पे लाया गया। उन्नाव में हाल में क्राइम के कुछ मामले सामने आने के बाद ये कदम उठाए गए और यहाँ की पुलिस अपराधियों को गुड मॉर्निंग कहकर क्राइम को गुड बाय करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज ही योगी की सबसे ताकतवर पुलिस फोर्स यानी कि एसटीएफ ने अपने 7.5 सालों का रिकॉर्ड पेश किया है, जिसमें अब तक 7,000 से ज्यादा कुख्यात इनामी अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 5 लाख रुपए तक के इनामी क्रिमिनल्स शामिल हैं। कुल 872 खूंखार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। 193 पेपर लीक गैंग पर एक्शन लेकर उसके 926 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 49 बदमाशों का एनकाउंटर भी हुआ है। और यही वो तरीका है जिसकी मदद से उत्तर प्रदेश में अपराध पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और अब मैं आपको पहली बार बुलडोजर पर गैंग वॉर दिखाने जा रहा हूं। अब तक आपने बुलडोजर से माफियाओं और दंगाइयों के मकान टूटते हुए देखे होंगे। अब तक आपने बुलडोजर से बाढ़ में लोगों का रेस्क्यू करते हुए देखा होगा, लेकिन बुलडोजर पर 2 गुटों के बीच फायरिंग और गैंग वॉर जैसा सीन शायद पहली बार आप देखेंगे। इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं। पहला वीडियो उत्तर प्रदेश के अमेठी का, जहां योगी सरकार का बुलडोजर जमीन कब्जाने वाले माफिया के खिलाफ चला है। और दूसरा वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो राजस्थान के अजमेर का है, जहां माफिया ही बुलडोजर लेकर आ गया, दूसरे गुट के लोगों को रौंदते हुए भाग निकला, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था। अब पूरी रिपोर्ट आप देखिए। 1, 2, 3 कुल 3 बुलडोजर दिख रहे हैं। एक बुलडोजर सड़क पर है, बाकी 2 सड़क के उस पार और इस पार लाठी डंडे से लैस भीड़ है। ये भीड़ पत्थर भी उठा रही है और आगे बढ़ते हुए बुलडोजर पर अटैक भी कर रही है। कुछ लोग डंडे से भी बुलडोजर पर हमला कर रहे हैं। बस बस बस, ये क्या हुआ? 1 मिनट, थोड़ा रिवाइंड कीजिए। 10 सेकंड पहले। हाँ, अब देखिए। इस 10 सेकंड में 2 बड़ी घटना एक साथ घट गई। इस बुलडोजर ने सामने खड़े 1-2 लोगों को रौंदा और साथ ही ये सफेद गाड़ी लोगों को कुचलते हुए निकल गई। देखने से लगता है कि स्कॉर्पियो है और लगता है कि पत्थर और डंडे से बुलडोजर पर हमला करने वाले लोगों को जानबूझकर गाड़ी से रौंदा गया। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ। ठीक 20 सेकंड बाद यही सफेद गाड़ी एक बार फिर वापस आती है और इसी रास्ते पर, इसी जगह पर खड़े कुछ लोगों को रौंदते हुए चली जाती है। हमारे पास एक और वीडियो है, लेकिन उस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आपको इस वारदात का बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये इलाका राजस्थान के अजमेर का रूपनगढ़ है और विवाद जमीन को लेकर है। बुलडोजर देखकर आप ये मत समझिएगा कि स्थानीय प्रशासन का होगा। ये बुलडोजर बीआरसी गैंग का है। बीआरसी गैंग मतलब बलराम चौधरी का गैंग। बलराम चौधरी कौन? एक गैंगस्टर जो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है और इस वारदात को अंजाम देने वाला शख्स बलराम चौधरी का भांजा दिनेश चौधरी बताया जा रहा है। जमीनी जानकारी ये मिली है कि इस इलाके में बीआरसी का विरोधी ग्रुप दुकानें बनवा रहा था, जिसे तोड़ने के लिए बीआरसी का भांजा गैंग के साथ पहुंचा।
जैसे ही दुकानें तोड़नी शुरू की तो दूसरा पक्ष लाठी, डंडे और पत्थर से हमले करने लगा। उसके बाद पीआरसी गैंग ने फायरिंग का वीडियो इस समय आप देख रहे हैं। सुनिए फायरिंग की आवाज। एक शख्स को गोली लगी है। फायरिंग करिए, फायरिंग। कुल 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। वारदात में कई घायल हैं। जिसकी मौत हुई उसका नाम शकील है। ये वो जगह है जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था। यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो गया था। आरोप है कि बलवा चौधरी के गैंग के कुछ लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं, धमकाते हैं, निर्माण कार्य बंद कराने की बात करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता है जब निर्माणकर्ताओं पर। तब वो वापस से बड़ी संख्या में लौटते हैं और यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। जो वाहन थे जिनमें ये बदमाश सवार होकर आए थे, उन वाहनों को जो है जब्त कर लिया गया है। इस वक्त का अपडेट ये है कि वारदात की जगह पर आसपास के 3 थाने की पुलिस तैनात है। एक बुलडोजर और 2 गाड़ियां जब्त की गई। झगड़ा होने के बाद एक व्यक्ति की मौत हुई है और 2 इंजर्ड हैं। और इसमें जो व्हीकल यूज हुए थे उसमें से हमने एक जेसीबी, एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो और एक वर्ना, करीब 3-4 वाहन जब्त किए हैं और एक मुलजिम को राउंड अप किया है। लोगों को सड़क पर जानबूझकर रौंदने वाले आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। इस घटना से आक्रोश में आज पूरे दिन ये बाजार जो है बंद रहा है। यहाँ की तमाम आसपास की जो दुकानें हैं वो बंद रही हैं। लोगों में दहशत के साथ साथ काफी गुस्सा भी है, क्योंकि कानून का राज कायम रहना चाहिए, कानून का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। लेकिन आज की घटना ने कानून के इकबाल को भी खुली चुनौती दी है। जाटलैंड में मिशन लोटस को धार देने आज सीएम योगी हरियाणा पहुंचे। सीएम योगी ने 3 जगहों पर रैली की, बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर सियासी तीर भी ताने। हरियाणा के सियासी दंगल में क्या योगी बीजेपी का मंगल कर पाएंगे? देखिए हरियाणा के चुनावी रंग पर यह खास रिपोर्ट। याद रखना, पटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। इन लोगों को वोट बैंक की चिंता है, उन्हें हिंदुओं की चिंता नहीं है। रामलला को 500 वर्षों के बाद एक कांग्रेस बिठा पाती क्या? कांग्रेस धारा 370 नहीं हटाई क्योंकि उसे मुस्लिम वोट चाहिए था। देश में संकट आता है इनको नानी याद आती है। जाट वर्सेस नॉन जाट और 36 बिरादरी में उलझी हरियाणा की चुनावी लड़ाई में आज सीएम योगी ने हिंदुत्व का तड़का लगा दिया। यूपी के सीएम योगी ने हरियाणा में टॉप गियर पर चुनावी बुलडोजर दौड़ाया। चुनावी समर में सीएम योगी अपना चुनावी बुलडोजर लेकर पहले जींद के नरवाना पहुंचे, फिर सोनीपत के राई और आखिर में करनाल के असंध में जनसभा की, जहां सीएम योगी ने हिंदुत्व के चक्रव्यूह से विपक्ष के जातीय नैरेटिव को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात। हरियाणा में बीजेपी लगातार 10 सालों से सत्ता में है। जाट वर्सेस नॉन जाट की इस सोशल इंजीनियरिंग से बीजेपी ने जाटलैंड में सियासी लठ गाड़ा। वो इस बार एंटी इनकम्बेंसी और किसान आंदोलन फैक्टर से कमजोर पड़ सकता है। लिहाजा योगी हिंदुत्व की लकीर खींचकर सारे मुद्दों को गौण कर रहे हैं। इन लोगों को वोट बैंक की चिंता है, उन्हें हिंदुओं की चिंता नहीं है। हरियाणा में भले ही सीएम योगी हिंदुत्व की लकीर खींचकर कांग्रेस की सियासी जमीन साफ करने की तैयारी में हो, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा भी 36 बिरादरियों का हाथ कांग्रेस के साथ होने का दावा कर रहे हैं। 36 बिरादरी मन बना चुके हैं कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार। कितनी सीटों पे आप विजय होने जा रहे हैं? भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब भूपेंद्र हुड्डा के इस 36 बिरादरी वाले बयान के मायने भी समझिए। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति हुड्डा परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। भले ही सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान ना हो, लेकिन हुड्डा रेस में आगे बताए जा रहे हैं। इन्हीं अटकलों को हवा देकर बीजेपी जाट वर्सेस नॉन जाट के फॉर्मूले को भी धार दे रही है। इनके घर में जो द्वंद्व बचा हुआ है, बापू बेटे का द्वंद्व, कभी शैलजा के साथ पंगेबाजी, कभी और कोई नया शुरू हो जाए, इसलिए
ये द्वंद्व भी जनता को पता लग रहा है और उस महिला को इतना अपमानित कर रहे हैं। भले वो हमारी अपोजिशन पार्टी है, लेकिन किसी महिला और वो भी अनुसूचित जाति महिला की उस बहन की बेकदरी अगर होती है तो पीड़ा तो हमको भी होती है। कुमारी शैलजा के प्रति बीजेपी के इस नरम मिजाज की वजह है हुड्डा और शैलजा की कथित सियासी अदावत। दरअसल दलित समुदाय से आने वाली कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा भी सीएम पद पर दावेदारी ठोक चुकी हैं, लेकिन टिकट वितरण में हुड्डा गुटकी चली है। लिहाजा हुड्डा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो बीजेपी की जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति पर फिट बैठता है। और आज तो हमने इस बहन को भी कह दिया है कि अगर वहां दम घुट रहा हो तो जाति की राजनीति की राह पर चल चुके राहुल को बीजेपी उन्हीं की सियासी पिच पर बाउंसर फेंक रही है। सीएम योगी ने भी आज हरियाणा में दलितों के मुद्दे को हाईलाइट किया। टिकट बंटवारे में भी बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट के फॉर्मूले को तरजीह दी है। बीजेपी के राजनीति को फिर धार मिलती है या कांग्रेस के 36 बिरादरियों के समर्थन के दावे पर मोहर लगती है, इसका फैसला जनता 5 अक्टूबर को करेगी और 8 अक्टूबर को जी न्यूज पर सबसे पहले पता लगेगा हरियाणा के दंगल में किसका धोबी पछाड़ दाव दम दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और हरियाणा के अलावा अयोध्या का सियासी पारा भी लगातार बढ़ रहा है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच संग्राम 7वें आसमान पर है। अखिलेश के अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद के बेटे बीजेपी के निशाने पर आ गए। अवधेश के बेटे अजित प्रसाद पर एक शख्स के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। एक तरफ अखिलेश यादव अयोध्या से प्रेम का संदेश लाने का दावा कर रहे हैं। उनके इस कथित प्रेम संदेश के प्रतीक अवधेश प्रसाद हंसी ठिठोली कर अखिलेश के सुर में सुर मिला रहे हैं। लेकिन अब अयोध्या से जो खबरें आ रही हैं, उसमें प्रेम तो नहीं, लेकिन मारपीट के आरोप जरूर तेज हो रहे हैं। आरोपों के केंद्र में है अखिलेश के अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद। हाथों में शिकायत की तहरीर लिए ये शख्स खौफ में है। इसके डर की वजह है स्थानीय सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद। अखिलेश यादव के सामाजिक न्याय के संदेशवाहक अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ने इस शख्स के साथ मारपीट की है, जान से मारने की धमकी दी है, ऐसा इस पीड़ित का आरोप है। 4-5 गाड़ी आके खड़ी हुई, जिसमें जो है अजीत प्रसाद स्वयं बैठे थे। हमको बुलाए, उसके बाद में जो है जबरन गाड़ी में हमको बैठा लिए। उसके बाद हमको लेके गए रिकाबगंज चौराहा झारखंडी के पास। वहाँ से फिर लौटाने के बाद जो है मारने पीटने लगे। हमको 4 से थप्पड़ मारे, हमको केवल दहशत में लाने के लिए मारे। लेकिन जैसे थोड़े थोड़े में ही मामला बड़ा होता है। हम इतना चाहते हैं कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था जो है बराबर हमारी। आपको जान से मारने की धमकी भी दी है? राजू यादव धमकी देके गए हैं। जिस अजीत प्रसाद पर रंगदारी के आरोप लगे हैं, वो फिलहाल मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद की विधायकी विरासत के प्रबल दावेदार हैं। पीड़ित की शिकायत पर अजीत प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अजीत पर अपहरण, मारपीट और धमकाने की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। अजीत के साथ राजू यादव और श्रीकांत राय समेत 10 से 15 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर हुई है। अयोध्या से सवालों में अखिलेश के अवधेश हैं, तो बीजेपी सियासी संदेश देने से चूक नहीं रही है। वहीं अवधेश प्रसाद आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। ये हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। अयोध्या से सांसद चुने जाने के बाद से अवधेश प्रसाद दूसरी बार विवादों में हैं। इससे पहले उनके करीबी एसपी नेता मोहित खान पर नाबालिग दलित बच्ची से रेप का आरोप लगा था, जिसके बाद मोहित के अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला था। 19 सितंबर को सीएम योगी मिल्कीपुर में थे, जहां उन्होंने महिला सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर पर एसपी को जमकर घेरा था कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। मोहित खान के बाद अजीत कांड पर अयोध्या में समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ सकती है। बीजेपी के निशाने पर अवधेश प्रसाद हैं, जो अखिलेश के साथ साये की तरह नजर आते हैं। अयोध्या की जिस जीत को अखिलेश ट्रॉफी की तरह पेश करते हैं, बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर उसी ट्रॉफी को वापस लेने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की है। यहाँ कानून को कोई भी हाथ में लेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। अवधेश प्रसाद के पुत्र के ऊपर भी
FIR दर्ज है, कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी और एसपी की तैयारियां कई दौर की हो चुकी है। बताया जा रहा कि एसपी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर हिताव लगाने की तैयारी में है, लेकिन मारपीट के इस कांड ने बीजेपी को मुद्दा दे दिया है। हालांकि अखिलेश जिस तरह से आरोपी मोहित खान के पक्ष में खड़े रहे, उससे लगता नहीं है कि अजीत की दावेदारी पर वीटो लग पाएगा। सत्य प्रकाश, अयोध्या, जी मीडिया। और आने वाले दिनों में हिंदुओं के कई त्योहार आने वाले हैं, कई पर्व आने वाले हैं। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालु बाजार में पूजा की सामग्री खरीदने निकलते हैं, लेकिन इस बार पूजा की सामग्री खरीदने को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं से विशेष आह्वान किया है कि कैसे विधर्मियों से बचना है, किससे पूजा सामग्री खरीदनी है। गिरिराज सिंह के बयान के बाद जी न्यूज की टीमें उनके बयान पर क्या कहती है जनता, यह जानने के लिए निकली। आप भी सुनिए जनता की राय क्या है। ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। हिंदू बटेगा तो कटेगा। ये तस्वीरें जब भी आप देखते होंगे, आपका भरोसा उठ जाता होगा कि कैसे और किस पर विश्वास करें। बाजार जाते वक्त किससे सामान खरीदें, किससे नहीं, ये भी आप सोचते होंगे। इन्हीं सब तरह के धोखों को देखने के बाद एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हिंदुओं से आह्वान किया है कि आने वाले महीनों में कई त्योहार आने वाले हैं। कई विधर्मी लोग आपकी आस्था को ठेस पहुंचाने और आपके अनुष्ठानों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। त्योहारों के दौरान पूजा सामग्री केवल उन्हीं लोगों से खरीदें जो आपके सनातन मूल्यों का सम्मान करते हैं और उनका पालन करते हैं। जाहिर है, ऐसे आह्वान के बाद आने वाले त्योहारों में एक बार फिर सनातन धर्म से जुड़े लोग बिना सोचे समझे दुकानों से पूजा सामग्री नहीं ही खरीदेंगे। गिरिराज सिंह के आह्वान के बाद जी न्यूज की टीम पड़ताल करने निकली है कि आखिर देश की जनता क्या सोचती है। जब हम भोपाल पहुंचे तो क्या कहा यहाँ के लोगों ने, आप ही देखिए। हिंदू धर्मों की धार्मिक स्थल पे दुकान न लगाएं। वैसे तो आप मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, भूत परस्त हैं आप हमको काफिर कहते हैं, लेकिन जब नोट कमाने की बारी आएगी तो हमारे मंदिरों के सामने दुकानें लगाओगे, प्रसाद बेचोगे, फिर उसमें थूकोगे, उसमें मालूम नहीं क्या क्या उल्टा सीधा करोगे, और हमारे भगवान को हम वही भोग लगाएं। भारत तो भाई भाई का देश है। नहीं भाईचारा, वो लोग बोलते हैं भाईचारा, और एक भाई हो दूसरा चारा हो, ये देश में हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भड़का तो नहीं रहे, बिल्कुल नहीं, क्यों भड़का रहे हैं? यानी भोपाल के लोग बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं लखनऊ। यहाँ लखनऊ वासी क्या कहते हैं, आप ही सुन लीजिए। सनातन धर्म में तो हिंदुओं का ही से व्यापार करना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग व्यापारी हैं और हम लोग व्यापार करते हैं, हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं। ये अच्छी चीज़ है। सनातन धर्म का हमेशा अपमान होता आ रहा है, हो रहा है लगातार, बिल्कुल बंद होना चाहिए, हम भी कहेंगे। नहीं, बांटने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी लीजिए जहाँ आपको अच्छा लगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जहाँ सही मिले, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए जहाँ स्वच्छ मिले, आपकी भावनाओं को वो ना पहुँचे। आप जैसे कहीं पर लेने गए, वो सामने ही आप माता को बेच रहे हो, पीछे बैठ के मटन खा रहा, तो अब वहाँ नहीं लेगा आदमी। वैसे जिस तरह से हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचाई जाती रही है, इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार हमला बोलते आए हैं। जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है, वहां तो वो पत्थर चलाते हैं। तुम एकजुट रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, न कोई गोरी आएगा न कोई मुगल आएगा। गिरिराज के ताजा बयान पर हमने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक आम लोगों की राय जानी। क्या कहते हैं ये लोग, ये भी देख लीजिए। कभी वो थूक रहे हैं हमारे कभी जूस में थूक रहे हैं, कभी आप देख लो अभी लड्डू आपने वो देखा नहीं करते तो फिर ये आता कैसे? तो ये तय है कि अब नए चीज प्रोडक्ट्स लेने से भी और नए दुकान में जाने से दोनों में सोच के कस्टमर को डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इस साल के अंत तक 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो 9 अक्टूबर से दुर्गा पूजा, 12 अक्टूबर को दशहरा है, तो 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा और 20 अक्टूबर को करवा चौथ, जबकि 1 नवंबर को दिवाली है, तो 7 नवंबर से छठ पूजा शुरू होगी। आप
इन तस्वीरों को भी अब तक नहीं भूले होंगे जब कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर असली नाम लिखने के योगी सरकार के आदेश के बाद विवाद बढ़ गया था। साफ है कि एक बार फिर गिरिराज सिंह के बयान के बाद हंगामा बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज दिल्ली से करीब 11,000 किलोमीटर दूर भारत का नया वर्ल्ड ऑर्डर दिखाई दे रहा है। नए वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब यह है कि बदलते हालात के बीच कौन सा देश ताकतवर बन रहा है और कौन कमजोर हो रहा है, इसमें भी बदलाव आ गया है। वर्ल्ड ऑर्डर में इस बदलाव के सबूत आज आपको तस्वीरों के साथ दिखाएंगे, जिसमें भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व करने वाली खबर है। पिछले 24 घंटे में मोदी और बाइडेन की 3 बार 1-to-1 मुलाकात हुई। तीनों मौके पर बाइडेन ने गले लगाकर मोदी का वेलकम किया। इन तस्वीरों पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि ये भारत के सबसे ताकतवर लीडर और अमेरिका के सबसे ताकतवर इंसान की मीटिंग है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। मोदी के अमेरिका दौरे में भारतीय विदेश नीति का नया वर्ल्ड ऑर्डर दिख रहा है। इन लेटेस्ट तस्वीरों से नए फॉर्मूले को समझिए। विदेश मामलों के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत का वर्ल्ड ऑर्डर सभी देशों के साथ है। इसमें अमेरिका भी है, रूस के लिए भी जगह है और चीन के साथ भी रिलेशन है। आज की दुनिया एक, जिसे हम कहते हैं नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है। ये एक 3 डायमेंशनल मॉडल है आपके दर्शकों के लिए, ताकि आइडिया लगे कि दुनिया में इस समय कनेक्शंस और पार्टनरशिप्स सब अलग अलग बना रहे हैं। खेमे अभी बटे नहीं हैं। हम चाइना से भी डील करते हैं, चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर्स में से है। अमेरिका भी चाइना से पूरा डील करता है, वहां अमेरिका चाइना से पूरी दुश्मनी मोल लिए हुए है। नए वर्ल्ड ऑर्डर को 2024 की 3 बड़ी तस्वीरों से समझिए। जुलाई में मॉस्को में मोदी और पुतिन की मीटिंग हुई। अगस्त में मोदी ज़ेलेंस्की यूक्रेन में मिले और सितंबर में मोदी के साथ बाइडेन दिखाई दिए। इन तीनों तस्वीरों में भारत कॉमन है और यही वर्ल्ड ऑर्डर की नई तस्वीर भी है। भारत को किनारे करना अब किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। भारत के नए वर्ल्ड ऑर्डर की मदद से ही रूस यूक्रेन संघर्ष का रास्ता निकल सकता है। भारत यहां किसी भी दूसरे देश के मुकाबले बेहतर पोजीशन में है। उसकी वजह समझिए। अमेरिका और रूस आपस में दुश्मन हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। अमेरिका और रूस के दोस्त चीन के बीच भी आपसी प्रतिद्वंदिता है, इनमें भी विश्वास का संकट है। जबकि भारत के जितने बेहतर संबंध रूस के साथ हैं, उतना ही सीधा संबंध अमेरिका के साथ भी है। यहाँ सिर्फ भारत ही अमेरिका और रूस दोनों से मिलकर डील कर रहा है और संघर्ष खत्म करने का रास्ता बनाने की कोशिश में है। जैसे कार में गियर चेंज करते हैं, ये एक गियर चेंजर है हमारी डिप्लोमेसी का। इसमें भारत अब प्रोएक्टिव रूप से आगे जाकर के दुनिया के जो बड़े से बड़े चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने में मदद करने का ठान लिया है। और सबसे पहला कदम इसमें है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाने की तरफ प्रयास करना। एक समय था जब अमेरिका और रूस मिलकर दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तय करते थे, पर अब भारत का वर्ल्ड ऑर्डर सामने आ रहा है। इसमें चीन का मुकाबला करने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड का चक्रव्यूह भी तैयार किया है, ताकि चीन के विस्तारवाद की काट तैयार हो सके। स्टेटमेंट में चाइना का नाम नहीं है, लेकिन इस बात का जिक्र ज़रूर किया गया है कि जिस तरीके से मैरीटाइम क्षेत्र में एक देश डरावना और युद्धाभ्यास कर रहा है, इसको लेकर दुनिया के सामने उसको एक्सपोज करने की भी ज़रूरत है। क्वाड की यूएन में सुधार पर बात हुई और साथ ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए अमेरिका ने भारत का समर्थन भी किया।
मीटिंग के बाद लीडर्स के फोटोशूट में बाइडेन से अमेरिकी चुनाव के बाद क्वाड के अस्तित्व पर सवाल पूछा गया तो बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि क्वाड चुनाव के बाद भी बना रहेगा। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया और इतने कम समय में हमने अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत के नेतृत्व में दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारत ने अपने वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ऊपर किस देश को जगह दी है। न्यूयॉर्क से अशोक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो भारत नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है, लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि भारत के लिए सबसे ऊपर कौन सा देश है। क्या वो देश रूस है, फ्रांस है या फिर अमेरिका? यह तय करने का एक आसान सा फॉर्मूला है, रणनीतिक संबंध। अगर 2019 से 2023 के बीच भारत के हथियारों के इंपोर्ट करने के डेटा को आप देखेंगे तो पहले नंबर पर रूस है। भारत और रूस के बीच दशकों से करीबी रिलेशन रहे हैं। इसके बाद भारत ने सबसे ज्यादा हथियार फ्रांस से मंगवाए हैं। सीधी बात यह है कि हथियार उन्हीं से लिए जाते हैं जिनसे अच्छे संबंध होते हैं। मुश्किल वक्त में भी मदद मिलने का भरोसा होता है और भारत के लिए हथियार खरीदने की लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिका है। पिछले 2 दशकों में भारत और अमेरिका एक दूसरे के करीब आए हैं, लेकिन अमेरिका अक्सर भारत रूस संबंधों को लेकर अपने कमेंट्स देता रहता है। इसीलिए भारत के वर्ल्ड ऑर्डर में हमेशा रूस का स्थान नंबर 1 बना रहा है। और तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसादम का विवाद गहराता जा रहा है। संत समाज से जुड़े बड़े बड़े संत भी महापाप करने वालों को माफ नहीं करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो वहीं इस महापाप की घटना के बाद भक्तों को शुद्ध प्रसाद की गारंटी देने की कोशिश करते हुए भी यह तय हुआ है कि प्रसाद के एक एक हिस्से की शुद्धता से कोई समझौता अब नहीं होगा। इसके लिए सैटेलाइट की भी मदद ली जा रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी मदद ली जा रही है। Height of greed of the people who are involved in this process, so they need to be punished severely. कोई भूल नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये भयानक पाप है। ये हमारी पीठ में छुरा भोंकने जैसा है। तिरुपति के लड्डू में मिलावट की घटना के बाद से श्रद्धालुओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। तो अब तक साधु संतों का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के पुतले पर कालिक पोती जा रही है, तो महापाप करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग जोर पकड़ रही है। उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इस तरह के हिंदू विरोधी कार्य हिंदू संगठन नहीं सहेगा, हिंदू रक्षक सेना चुप नहीं रहेगी। जब तक उन्हें फांसी नहीं होती है, हम धरना प्रदर्शन आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे। कुछ ऐसा ही कृष्ण की नगरी मथुरा में भी हो रहा है। यहाँ भी लोग बेहद गुस्से में दिख रहे हैं। वहाँ के कर्मचारी हैं या किसी ने भी किया, उनको कठोर से कठोर दंड, और आने वाले भविष्य में ऐसा कोई भी कर्मचारी इस प्रकार का ठाकुर जी के प्रति और धर्म के प्रति धर्म विरुद्ध कोई भी कार्य ना करे। जगन रेड्डी की सरकार और जो मौजूदा उसमें कर्मचारी, जो भी अन्य व्यक्ति उसमें शामिल है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वो लोगों ने बहुत ठाकुर जी की आस्था पे बहुत खिलवाड़ किया है। ऐसा निंदनीय काम उनको नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर के बाद धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर भी बेहद गुस्से में हैं। उनकी मांग है कि हिंदू की भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों को माफी नहीं मिले, साथ ही मंदिर की जिम्मेदारी हिंदू धर्मगुरु को सौंपी जाए। Now we see how the sentiments of the Hindus are deeply wounded by this laddu. I mean, this is something which cannot be pardoned. It cannot be forgiven. श्री श्री रविशंकर दोषियों को जेल में डालने तक की अपील कर रहे हैं।
तो वहीं अब तिरुपति मंदिर ने सबक लेते हुए घी सप्लाई की निगरानी करने के लिए सख्ती बढ़ा दी है, जिसके मुताबिक जिस फैक्ट्री में घी तैयार होगा वहां से टैंकरों की निगरानी सैटेलाइट के जरिए जीपीएस सिस्टम से होगी। यानी घी के टैंकरों पर जीपीएस से पैनी नजर रखी जाएगी। यही नहीं, टैंकर के दरवाजों पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक डिवाइस होगा जिसे आसानी से नहीं खोला जा सकता। देसी घी का टैंकर फैक्ट्री से सड़क के रास्ते तिरुपति बालाजी मंदिर की रसोई तक पहुंचेगा। जहां जहां ये टैंकर रुकेगा या कोई गलती करेगा वो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि टैंकर के ताले को ओटीपी जनरेट करके ही खोला जा सकेगा। आपको बता दें कि अब तिरुपति मंदिर में नंदिनी घी से ही लड्डू बन रहे हैं। हालांकि नंदिनी घी तिरुपति मंदिर के लिए पहले भी घी बनाता रहा है, लेकिन घी बनाने की ज्यादा कीमत होने की वजह से 2020 से ही घी की अस्थायी तौर पर आपूर्ति बंद हो गई थी। लड्डू तिरुपति मंदिर का मुख्य प्रसाद होता है, जिसे करीब 200 ब्राह्मण बनाते हैं। हर रोज 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। इससे सालाना 500 करोड़ की कमाई होती है। एक लड्डू का वजन करीब 175 ग्राम होता है। आपको बता दें कि लड्डू प्रसाद का इतिहास करीब 300 साल पुराना है। इस बीच आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने रविवार से 11 दिनों की प्रायश्चित दीक्षा की शुरुआत कर दी है। इस दौरान वो उपवास कर रहे हैं, जबकि विश्व हिंदू परिषद ने भी तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू प्रसाद के विवाद के बाद मांग की है कि हिंदू समाज ही ऐसी व्यवस्थाओं को खुद देखे, न कि सरकारें। गवर्नमेंट नियंत्रण के अंदर केवल और केवल हिंदू मंदिर है और विश्व हिंदू परिषद की यह मांग है कि गवर्नमेंट का एक काम नहीं है सरकार का हिंदू मंदिरों को चलाना, और हमारी मांग है कि सारे मंदिर हिंदू समाज को ही पुनः सौंप देने चाहिए। भारत के दक्षिण हिस्से में यह समस्या अधिक बड़ी है, जहां एक एक राज्य में हजारों मंदिर यह सरकारी नियंत्रण में है। इस बीच आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां एक नए पर्ची वाले बाबा सामने आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की तर्ज पर बाबा भी पर्ची के जरिए समस्याओं का समाधान करने का दावा करते हैं। बाबा के इस कथित चमत्कार से प्रभावित होकर भक्तों की भारी भीड़ बाबा के दर पर जुट रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बदन पर पीतांबर वस्त्र, बैकग्राउंड में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर और सामने बैठी भक्तों की भीड़। बाबा के हाथ में कलम और कागज है। बाबा ने बचपन में इनका कितना इस्तेमाल किया पता नहीं, लेकिन फिलहाल बाबा का कलम और कागज से राब्ता बढ़ गया है, क्योंकि दावा है कि बाबा समस्याओं का समाधान कागज पर लिखकर दे देते हैं। बाबा के इसी स्टाइल से इन्हें पर्ची वाले बाबा की संज्ञा मिली है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित सुंदरपुर की है। पर्ची वाले इन बाबा का नाम पंचम महाराज है। छतरपुर में बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री पहले से ही समाधान की पर्ची निकालने को लेकर विख्यात हैं, लेकिन 300 किलोमीटर दूर मुरैना में बाबा पंचम के दरबार में भक्तों का तांता कम नहीं है। पंचम बाबा भी धीरेन्द्र शास्त्री की तरह खुद को भगवान का भक्त बताते हैं। चमत्कारी दावों पर उनके तर्क भी उन्हीं के समान है। ये हनुमान जी महाराज की प्रेरणा है और ये हमारे ऊपर संतों की कृपा है। इनकी कृपा से हम ये पर्चा बना देते हैं। इवन कम से कम यहाँ पे मुझे सिद्धेश्वर पीठ पे 7 से 8 महीने हो गए हैं। 7 से 8 महीने से सेवा कर रहा हूँ मैं। बाबा ने पर्ची निकालने का ये काम 5-6 महीने पहले ही शुरू किया, लेकिन जल्दी फेमस हो गए कि रोजाना यहाँ 500 से ज्यादा लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने पहुँच रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बाबा की पर्ची से उनकी मनोकामना भी पूरी हो रही है। पर्ची में लिखा है कि आपकी नौकरी के बारे में पूछना चाहते हैं। आपकी नौकरी होगी और 2030 से 24 के तक होगी। 27 तारीख को मेरा एग्जाम था, 27 तारीख को बता। मैं यही पूछना चाह रहा था और यही मेरे मन में था और यही क्वेश्चन मैंने मन में पहले ही सोच कर रखा था। नाती की इच्छा थी, महाराज जी ने बताया। बिल्कुल ईश्वर है, मैं तो ईश्वर शक्ति मानता हूँ। आस्था और अंधविश्वास की इस महीन लकीर को पार कर लोग भारी संख्या में मुरैना पहुंच रहे हैं। जी न्यूज बाबा पंचम के इन कथित चमत्कारी दावों का समर्थन नहीं करता। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, मुरैना। और देश के अलग अलग हिस्सों में अब लगातार रेल पलटाने की साजिश का खुलासा हो रहा है। कहीं पटरी की फिश प्लेट खुली मिल रही है,
तो कहीं गैस का सिलेंडर चलती ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश के तौर पर दिखाई दे रहा है। यही नहीं, अब ट्रेन ब्लास्ट करने का भी प्लान सामने आ रहा है, क्योंकि एक ट्रेन गुजर रही थी और धमाके की आवाज ने सबके होश उड़ा दिए। सवाल है कि आखिर ये कौन है जो नए सिरे से दहशत फैलाने के लिए ट्रैक पर चल पड़े हैं। इस बार भारतीय रेल को पटरी से उतारने की एक नहीं बल्कि तीन तस्वीरें सामने आई हैं। कानपुर में ट्रेन को पलटने की एक और साजिश नाकाम हो गई है। यह तस्वीर प्रेमपुर की है, जबकि मध्य प्रदेश के साग फाटा में सेना की स्पेशल ट्रेन को निशाना बनाने की साजिश भी नाकाम हो गई। तो वहीं गुजरात के सूरत में ट्रेन पलटाने की साजिश का भी खुलासा हो चुका है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां पिछले 14 दिनों के भीतर एक बार फिर रेल को पटरी से उतारने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। इस बार कानपुर प्रयागराज रूट पर सिलेंडर रखकर मालगाड़ी को पलटाने की कोशिश की गई, लेकिन गनीमत रही कि लोको पायलट ने सिलेंडर को पहले ही देख लिया और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को सिलेंडर से ठीक 10 फीट पहले रोक दिया। यहीं पे 5 kg सिलेंडर जो पूरी तरीके से खाली था उसको रखा गया था। लोको पायलट की सूझबूझ से ब्रेक लगाई, उसके बाद मालगाड़ी डिरेल होने से बची। पास में एक पाउच था जिसमें बताया जा रहा है कि चिप्स नमकीन के पैकेट थे और एक बियर का कैन भी उसमें मिला। फिलहाल मैं उस एग्जैक्ट लोकेशन पर मौजूद हूँ जहाँ पर सिलेंडर को रखा गया था और पीछे ये प्रेमपुर स्टेशन आपको दिख रहा होगा, स्टेशन पास में है और स्टेशन और क्रॉसिंग के बीच का एग्जैक्ट ये इलाका है। मामले की जांच कमिश्नर पुलिस और रेलवे पुलिस कर रही है, जबकि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। जांच शुरू किए हैं, अभी किसी नतीजा पे हम लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मैं इतने कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस, जीआरपी और शासन रेलवे सुरक्षा, रेल पटरी की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा, इन विषयों में गंभीर है। आपको बता दें कि घटना प्रेमपुर दिल्ली हावड़ा रूट पर कानपुर और प्रयागराज के बीच की है। सुबह करीब 6 बजे ट्रेन के ड्राइवर ने सिलेंडर को पटरी पर देखा था। जांच में पाया गया कि ये 5 किलो का सिलेंडर खाली था। मौके से भले ही गैस सिलेंडर खाली मिला, लेकिन सवाल उठ रहा है कि रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर कैसे पहुंचा। इससे पहले 8 सितंबर को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश की गई थी। कासगंज रूट पर एक भरा हुआ सिलेंडर मिला था, साथ ही ट्रैक पर पेट्रोल से भरी बोतल और माचिस के साथ बारूद भी मिला था। अकेले कानपुर में ही ट्रेन को डिरेल करने की साजिश सामने नहीं आई है, बल्कि मध्य प्रदेश के नेपानगर विधानसभा के साग फाटा क्षेत्र में ट्रेन के आगे डेटोनेटर रखने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में साग फाटा डोंगरगांव रेलवे स्टेशन के बीच दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर जम्मू कश्मीर से कर्नाटक जा रही एक स्पेशल ट्रेन गुजरने के दौरान पटाखों के ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन 18 सितंबर को करीब 2:30 बजे गुजरी तो अचानक पटाखों की ब्लास्ट की आवाज हो गई। जम्मू कश्मीर से कर्नाटक जाने वाली ट्रेन गुजर रही थी। ड्राइवर को रेल की पटरी पर कुछ सामान दिखा, लेकिन वो ब्रेक लगा था, तब तक गाड़ी गुजर गई। इसी दौरान कुछ फटाके फूटने जैसी आवाज आई। रेलवे की पटरी पर जो डेटोनेटर लगाया गया था वो आरडीएक्स वाला डेटोनेटर नहीं था, बल्कि फॉग डेटोनेटर था। फॉग डेटोनेटर ब्लास्ट होने पर बम जैसा धमाका नहीं करता, बल्कि आवाज करता है। जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, एटीएस, एनआईए सहित रेलवे और पुलिस के आला अधिकारियों ने घटना स्थल का मुआयना किया। सेना से जुड़ा मामला होने के चलते अधिकारियों ने मामले को लेकर गोपनीयता बरती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बेहद गंभीर होती जा रही हैं। गुजरात के सूरत के पास किम स्टेशन के करीब ट्रेन पलटाने के लिए ट्रैक पर लगे फिश प्लेट और चाबियों को खोलकर फेंक दिया गया था, लेकिन कीमैन की सूझबूझ की वजह से बड़ा ट्रेन हादसा होने से बच गया। इन साजिश वाली घटनाओं से सवाल पैदा होता है
कि क्या रेलवे की सुरक्षा की नई तरह से समीक्षा करने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कल राजस्थान में मूर्ति तोड़ने की घटना के बाद आज बिहार के भागलपुर में हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी गई। हिंदू समाज से जुड़े लोग बेहद आहत हैं और मूर्ति तोड़ने का पाप करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। राजस्थान के शिव मंदिर और शनिदेव मंदिर की घटना के बाद अब हनुमान जी की मूर्ति बिहार में खंडित पाई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति कैसे खंडित हुई है। मंदिर के बाहर लोगों का जमावड़ा हैरानी से देख रहा है कि आखिर ऐसी अनहोनी कैसे हो गई। जिस किसी की भी नजर हनुमान जी की इस खंडित मूर्ति की ओर जा रही है वो हैरान है, गुस्से में है। लोगों के मुताबिक ये मंदिर 60 से 70 साल पहले बना था। ये जगह संकट मोचक दरबार नाम से पूरे इलाके में जानी जाती है। यहाँ के लोगों ने बताया कि रात को मूर्ति बिल्कुल सही थी, लेकिन जैसे ही लोग सुबह यहाँ पहुंचे तो मंदिर के बाहर हनुमान जी की गदा मंदिर के पास जमीन पर मिली, जिसके बाद यहाँ लोग बेहद गुस्से में आ गए। इन्हें शक है कि ये काम किसी शरारती तत्व का है। प्रथम दृष्टया देखने से ये लगता है कि किसी ने हुक लगा करके खींचा है। मंसूबा क्या होगा उनके जो मंसूबा क्या बिगाड़ा जा सकता है और क्या होगा मंसूबा। और इसी के साथ देश हित में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।